कहानी शुरू होती है एक पुराने घर से, जहां दीवारों पर नमी की दरारें हैं और खिड़कियों से आती धूप भी जैसे दबे पांव अंदर आती है। इस घर का मालिक है विपिन, एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग में हर वक्त रुपए पैसे की गणना चलती रहती है। पोस्ट ऑफिस की नौकरी करता है, लेकिन दिल से वह हमेशा हिसाब किताब का व्यापारी ही है। उसके लिए ज़िंदगी का हर पल बस एक सौदा है, कहाँ खर्च कम हो, कहाँ बचत ज़्यादा हो, घर में पंखा चले या ना चले, दवा खरीदी जाए या रोक दी जाए। हर चीज़ का फैसला वही करता है और वही फैसला सबसे बड़ा सच बन जाता है। विपिन की पत्नी है सुनीता, सीधी सादी, सहनशील और चुपचाप आंसू पीने वाली औरत। उसने शादी के बाद से ही अपने सपनों को ताले में बंद कर दिया है। उसका जीवन अब बस एक ही काम में बीतता है, घर को जैसे तैसे चलाना और बेटी को तानों से बचाना। वह जानती है कि पति की कंजूसी उसके दिल को हर रोज़ छलनी करती है, मगर उसके पास बोलने का हक नहीं, बस सहने की आदत है। घर में विपिन की माँ भी रहती है, जिन्हें सब दादी कहते हैं। उनकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, चश्मा बार बार टूटता है और धागे से बांध कर ही चलता है। वह सब देखती हैं, बहू की चुप्पी, बेटे की सनक और पोती की मासूमियत, लेकिन कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। अक्सर भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि उन्हें इस दुख से जल्दी मुक्ति मिल जाए। और फिर है इस घर की सबसे छोटी मगर सबसे मासूम सदस्य लक्ष्मी, विपिन और सुनीता की बेटी। नाम रखा गया माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में, लेकिन विडम्बना यह है कि उसी नाम को लेकर लोग स्कूल में उसे चिढ़ाते हैं। कंजूस, मक्खी चूस की बेटी लक्ष्मी। उसकी आंखों में मासूम ख्वाहिशें हैं, नए जूते, नया बैग या कभी कभी समोसे खाने की इच्छा, लेकिन हर बार उन ख्वाहिशों को बाप की कंजूसी के कांटे चुभ जाते हैं। यही चार लोग हैं इस कहानी की धुरी, एक कंजूस पति, एक लाचार बीवी, एक बेबस माँ और एक मासूम बच्ची। इन चारों के बीच हर दिन की खींचतान, हर पल की कसक और हर घड़ी का संघर्ष ही इस कहानी की रग रग में बसा है। सुबह की पहली किरण जब पुराने मकान की टूटी फूटी खिड़कियों से भीतर आई तो लगा जैसे रोशनी भी यहाँ कदम रखने से डर रही हो। रसोई से खिचड़ी की हल्की सी भाप उठ रही थी। सुनीता चुपचाप बर्तन खटखटा रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, पर नींद से कहीं ज़्यादा थकान। बरामदे में दादी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी चश्मे के टूटे डांडे पर नया धागा बांध रही थी। पास ही लक्ष्मी अपने फटे मोजे जूतों में छुपाने की कोशिश कर रही थी। दादी देखो ना, ये मोजे अब बिल्कुल ही फट गए हैं। स्कूल में सब बच्चे हंसते हैं हम पर, लक्ष्मी ने शिकायत भरे स्वर में कहा। दादी ने ठंडी सांस भरी। बिटिया, तेरे पापा से कुछ कहना बेकार है, उसके लिए तो रुपया ही भगवान है। कभी कभी लगता है भगवान तेरे दादाजी को उठाने से पहले हमें उठा लेते तो शायद ये सब देखने से बच जाते। सुनीता ये सुनकर चुप रह गई। उसकी आंखें बर्तन धोते धोते भीग गईं। वह जानती थी कि दादी की बातें कटु हैं, लेकिन सच भी हैं। तभी दरवाजे की चरमराहट हुई। विपिन अंदर आया और आते ही सबसे पहले पंखे की ओर देखा। स्विच ऑन था। उसने बिना कुछ बोले तुरंत बंद कर दिया और सख्त आवाज़ में बोला, दिन भर फिजूल में पंखा चलाने से बिल बढ़ेगा। बाहर हवा चल रही है, उसी से काम चलाओ। लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा। पापा, रात भर होमवर्क करते हुए बहुत गर्मी लग रही थी, पंखा तो चल जाता। विपिन ने झटके से बात काट दी। गर्मी से कोई मरता नहीं, लेकिन फिजूल खर्ची से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। दादी ने कांपती आवाज़ में हिम्मत करके कहा, बेटा ज़रा लक्ष्मी के मोजे देख ले, कितने फट गए हैं, उसे नए दिलवा दे। विपिन ने हल्की हंसी के साथ कहा, माँ जब तक पैर में हैं चल रहे हैं। ये सब दिखावे की आदतें अमीरों के लिए हैं, गरीब की औलाद फटे मोज़ों में भी बड़ी हो जाती है। लक्ष्मी ने अपना बैग उठाया। पुरानी पट्टी चीखती हुई सी लग रही थी, जैसे कह रही हो कि अब बस, अब और नहीं। दादी ने बैग पर नज़र डाली और बोली, ये बैग तो पहली क्लास से लिए घूम रही है, अब तो बिल्कुल टूटने को है। एक नया ला देता तो बच्ची का दिल खुश हो जाता। विपिन ने गंभीर स्वर में कहा, दिल खुश करने से जेब खाली हो जाती है, और मैं खाली जेब वाला बाप नहीं बनूंगा। जब तक ये बैग सांस ले रहा है तब तक यही चलेगा। सुनीता ने थाली आगे रखते हुए धीरे से कहा, लक्ष्मी जल्दी खा ले, स्कूल का टाइम हो रहा है। लक्ष्मी ने थाली की ओर देखा और मुंह सिकोड़ लिया। अब मम्मी, रोज़ रोज़ खिचड़ी, क्लास में सब बच्चे पराठे, समोसे, चिप्स लाते हैं, मुझे हमेशा यही क्यों मिलता है। विपिन ने भौं चढ़ाई। चुप, खिचड़ी सबसे पौष्टिक खाना है, इसमें दाल है, चावल है, ताकत है। यही खाओगी तो लंबी होगी, दिमाग चलेगा, समझी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू छलक आए। दादी ने उसका सिर सहलाया। खा ले बेटी, वरना स्कूल में और ताने सुनने पड़ेंगे। सुनीति का दिल
पिघल रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यहाँ उसकी बात का वजन नहीं है। उसने बस इतना कहा, लक्ष्मी बेटा खा ले। लक्ष्मी ने मजबूरी में पहला कौर मुंह में डाला और आंसू गालों पर बह निकले। कमरे में खिचड़ी की महक थी, लेकिन उस महक में दुख और बेबसी का स्वाद घुला हुआ था। गुल्लक में सिक्कों की खनक रोज सुनाई देती थी, पर इस घर में हंसी की खनक बहुत बरसों से खो चुकी थी। उस दिन घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। विपिन के पिता का देहांत हो चुका था। मोहल्ले के लोग दरवाजे पर इकट्ठे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर कमरे में विपिन की आवाज़ गूंज रही थी। उसने माँ और सुनीता को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, पापा का दाह संस्कार करने में इतना खर्च क्यों करें? लकड़ियों का दाम, पंडित का खर्चा, घाट की दक्षिणा, सब मिलाकर 10,000 से कम नहीं बैठेगा। क्यों बर्बाद करें ये सब? हम सीधा दहदान करेंगे। मेडिकल कॉलेज में शरीर जाएगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे, पापा को पुण्य मिलेगा और हमारा खर्चा बचेगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज़ में बोली, बेटा तेरे पिता ने हमेशा कहा था कि अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से होना चाहिए। उनके शरीर को अग्नि दी जानी चाहिए। क्या तू उनके आखिरी संस्कार तक पैसों का हिसाब करेगा? विपिन ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ आप समझती नहीं हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। पापा का शरीर जलकर राख बनने से अच्छा है कि मेडिकल कॉलेज में काम आए। सैकड़ों डॉक्टर तैयार होंगे। सोचो कितने लोगों की ज़िंदगी बचेगी। पापा को स्वर्ग मिलेगा। दादी ने आंखें बंद करके कहा, बेटा स्वर्ग रीति रिवाज निभाने से मिलता है, ना कि बचाए हुए पैसों से। तेरे पिता की आत्मा भटक जाएगी। सुनीता ने भी धीमे स्वर में कहा, जीवन भर उन्होंने परिवार के लिए त्याग किया। आखिरी समय में उन्हें वह सम्मान तो मिलना चाहिए जो हर इंसान का हक है। लेकिन विपिन टस से मस न हुआ। उसने सब कुछ चुप करा दिया और अगले ही दिन अपने पिता का शरीर मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। मोहल्ले के लोग दबी जुबान में कहने लगे, देखा बेटे ने बाप को भी रुपए में तौल दिया। किसी ने फुसफुसा कर कहा, पैसा ही उसका भगवान है, भावनाएं उसके लिए बोझ। उस रात सुनीता और दादी आंगन में बैठी थी। आंसू थम ही नहीं रहे थे। दादी ने कहा, काश भगवान ने मुझे भी उनके साथ बुला लिया होता। ये दिन देखने से तो अच्छा था कि आंखें बंद हो जाती। लक्ष्मी ने माँ और दादी की बातें सुनी। उसने मासूमियत से पूछा, दादी हमारे पापा ने ये क्यों किया? सबके पापा अपने बड़ों की चिता जलाते हैं, फिर हमारे पापा ने क्यों नहीं? दादी ने लक्ष्मी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी तुम्हारे पापा का दिल रुपयों के तराजू में अटक गया है। उन्हें सिर्फ पैसे दिखते हैं, रिश्तों की कीमत नहीं। लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, मुझे पापा अच्छे नहीं लगते। सब बच्चे स्कूल में मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं तुम्हारे पापा ने अपने बाप का भी अंतिम संस्कार नहीं किया। दादी मैं क्या करूं? दादी ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, तू बस पढ़ लिख कर अच्छी इंसान बनना। एक दिन अपने पापा को सच्चा सबक तू ही देगी। उस रात घर की दीवारों पर सन्नाटा और गहरा हो गया। विपिन अपने कमरे में बैठा गुल्लक में सिक्के गिन रहा था, जबकि माँ और दादी आंसुओं से भीगी प्रार्थना कर रही थीं कि भगवान किसी को भी ऐसा बेटा ना दे। समय बीतता गया, लेकिन विपिन की आदतें और गहरी होती चली गईं। पोस्ट ऑफिस की नौकरी उसके लिए केवल तनख्वाह भर नहीं थी, बल्कि एक जुगाड़ था, लोगों की मजबूरी समझकर उन पर अपनी पकड़ बनाने का। वह ज़रूरतमंदों को पैसे उधार देता, मगर बदले में गहने, कंगन या अंगूठी गिरवी रखवाता। बाहर से वह भरोसेमंद दिखता, लेकिन भीतर ही भीतर हर गहने को घिसकर उसमें तो थोड़ा थोड़ा सोना निकाल लेता। जब उधार लौटाता तो वही गहना वापस करता, पर उसकी असली चमक खो चुकी होती। एक दिन जब सुनीता ने ये सब देखा तो उसका दिल कांप गया। उसने धीमे स्वर में कहा, विपिन ये जो तुम कर रहे हो ना, ये पाप है। किसी ने तुम पर भरोसा किया है, अपने घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में रखी है, और तुम तो उस भरोसे का ही गला घोंट रहे हो। विपिन ने हंसते हुए कहा, पाप? अरे पाप क्या होता है, सब अपना अपना हिसाब है। जिसे ज़रूरत होती है वही गिरवी रखता है। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं वो हमारी अकल है। दुनिया ऐसे ही चलती है सुनीता। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़े में भी खुश रह लें। नौकरी तो है, घर तो चल ही रहा है, क्यों दूसरों के साथ गलत करके भगवान का कोप मोल लेते हो? विपिन ने चुप कराने के अंदाज में हाथ हिलाया। बहुत हो गई समझदारी। तुम औरतों का काम है रसोई संभालना और हमारा काम है हिसाब किताब। हमें समझाने की कोशिश मत करो। हम जानते हैं कि पैसे कैसे बढ़ाने हैं। घर की हालत भी उसी कंजूसी की गवाही देती थी। दादी का चश्मा बार बार टूटता तो वह उसे धागे से बांध कर ही इस्तेमाल करती। लक्ष्मी रोज़ वही पुराना बैग और फटे मोजे लेकर स्कूल जाती। सुनीता हर बार बेटी की हिम्मत बंधाती,
पर खुद भीतर से टूट रही थी। लक्ष्मी ने एक दिन कहा, मम्मी हमारे घर में गैस क्यों नहीं है? सबके घर में है। चूल्हे का धुआं आंखें जलाता है। सुनीता कुछ बोलने ही वाली थी कि विपिन ने बीच में कहा, गैस सिलेंडर फट जाए तो पूरा घर उड़ा देगा। चूल्हा सबसे सुरक्षित है और फिर सिलेंडर रोज महंगा हो रहा है। फिजूल का खर्चा क्यों करें? लक्ष्मी ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा टीवी पर तो सब घरों में गैस ही जलती दिखती है, किसी का घर तो नहीं फटा। विपिन गुस्से से गरजा, चुप, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? दमड़ी के आगे चमड़ी का कोई मोल नहीं होता और मैं अपनी चमड़ी नहीं जलाऊंगा, समझी? उस दिन लक्ष्मी देर तक रोती रही। स्कूल में बच्चे पहले ही उसे कंजूस की बेटी कहकर चिढ़ाते थे और अब घर में भी उसके सवालों का जवाब डांट ही था। दादी चुपचाप आंगन में बैठी थी। उन्होंने आंसुओं से भीगी आवाज़ में कहा, हे भगवान, किस जन्म का पाप है जो हमें ऐसा बेटा मिला। दूसरों के आंसुओं से अपना घर भरने वाला कभी सुखी नहीं होगा। पर विपिन को किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उसे बस सिक्कों की खनक और पैसों की गिनती सुनाई देती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और लक्ष्मी अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रही थी। चेहरे पर मासूमियत के साथ अब परिपक्वता की हल्की छाप दिखाई देने लगी थी। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी उसकी ज़रूरतें भी बदलने लगी। स्कूल में अब उसे पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत और साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन शाम को जब सुनीता कपड़े सुखा रही थी, लक्ष्मी धीरे से आकर बोली, मम्मी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सुनीता ने तुरंत कपड़े छोड़ दिए और बेटी को अपने पास बैठाया। क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? लक्ष्मी ने संकोच भरे स्वर में कहा, मम्मी वो मेरी क्लास की सब लड़कियां अब पैड इस्तेमाल करती हैं। टीचर ने भी समझाया था कि ये ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कपड़े से काम चलाना बहुत मुश्किल होता है। स्कूल में डर लगता है कि कहीं दाग न लग जाए, बच्चे हंसेंगे तो। सुनीता की आंखें भर आईं। उसने बेटी का चेहरा सहलाया और बोली, बिटिया मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारे पापा, वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई कि दरवाजे पर खड़ा विपिन सब सुन चुका था। विपिन ने गुस्से से कहा, क्या चल रहा है यहाँ? किस चीज़ के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं? सुनीता ने डरते डरते कहा, लक्ष्मी अब बड़ी हो रही है, उसे पैड चाहिए, ये उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। विपिन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, पैड? ये सब फिजूल की चीज़ें हैं, कपड़े से काम चलाओ। हमारी माओ ने, बहनों ने और तुमने भी तो कपड़े से ही ज़िंदगी गुजारी है। अब अचानक ये नए ज़माने का नखरा क्यों? लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते स्वर में कहा, पापा स्कूल में सबके पास होता है, मुझे डर लगता है, मैं शर्मिंदा महसूस करती हूँ। विपिन ने ताने से कहा, शर्मिंदा? अरे शर्मिंदा होने लायक काम करोगी तो होगी। ये कंपनियां बस लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। उनके पैड में केमिकल भरे रहते हैं, उससे बीमार पड़ोगी, डॉक्टर के पास जाओगी और फिर डॉक्टर तुम्हारी जेब काटेंगे। ये सब पैसा खाने का धंधा है, समझी? सुनीता ने धीरे से कहा, लेकिन विपिन, बेटी की सुविधा और सेहत के लिए थोड़ी सी रकम तो खर्च करनी ही पड़ेगी। ये कोई शौक नहीं है। विपिन ने हाथ उठाकर बीच में ही काट दिया, बस मैंने कह दिया ना, इस घर में फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं होगी। जब तक मैं हूँ लक्ष्मी कपड़े से ही काम चलाएगी। और हाँ, ध्यान रखना बाहर किसी को ये बात पता ना चले। घर की औरतों की बातें दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ी। दादी ने उसे सीने से लगाया और आंखें पोंछते हुए बोली, बिटिया तू रो मत, भगवान सब देख रहे हैं। तेरी तकलीफ़ एक दिन तेरे पापा की आंखें खोल देंगी। सुनीता उस रात देर तक जागती रही। उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या एक पिता इतना पत्थर दिल हो सकता है कि बेटी की इज्जत और सेहत से भी समझौता कर ले, सिर्फ पैसों की बचत के लिए? घर की चार दीवारी में उस रात एक औरत की बेबसी, एक बच्ची की मासूमियत और एक माँ की करुणा दबकर रह गई। और विपिन की कंजूसी का बोझ और भी भारी हो गया। शाम का समय था, आंगन में दिया जल चुका था और सुनीता चुपचाप आटा गूंद रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने राम खिलावन खड़ा था, पड़ोस का सीधा साधा इंसान, जिसके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, आंखों में आंसू और हाथ में पुरानी सी थैली थी। विपिन भैया, ज़रा मेरी मदद कर दो, मेरी घरवाली अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुरंत 25,000 रुपये जमा करने होंगे, नहीं तो उसका इलाज रुक जाएगा। आप तो हमारा सहारा हैं भैया, वरना हम कहाँ जाएंगे? राम खिलावन की आवाज़ कांप रही थी। सुनीता ने आटा छोड़ दिया और दबी आवाज़ में बोली, विपिन इनकी बात सुन लो, इनकी हालत देखो, कुछ तो मदद कर दो। लेकिन विपिन ने अपनी जेब पर हाथ फेरते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, राम खिलावन, तुम जानते हो ना, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। अभी अभी किसी और को उधार दिया है, मेरी जेब पूरी खाली है। तुम्हारी बीवी के लिए मेरी तरफ से दुआ है, भगवान ठीक कर देंगे।
राम खिलावन की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वह गिड़गिड़ाकर बोला, भैया आपके पास पैसे हैं, मैंने खुद देखा है। आपके पास तो हमेशा कुछ न कुछ रहता है, एक बार मदद कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, जैसे चाहे ब्याज लो, लेकिन मेरी पत्नी की जान बचा लो। विपिन की आवाज़ और कठोर हो गई। देखो राम खिलावन, मेरे पास अभी सच में कुछ नहीं है, और फिर इंसान की ज़िंदगी भगवान के हाथ में होती है। अगर उसकी किस्मत में बचना होगा तो बिना पैसों के भी बच जाएगी। तुम जाओ अब यहाँ से, मुझे और परेशान मत करो। दादी ने ये सब सुना तो उनका दिल भर आया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, विपिन तू इंसानियत भूल गया है क्या? एक औरत मर रही है और तू रुपए गिन रहा है। सुनीता की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, अगर अभी हमारे पास नगद ना हो तो अलमारी में जो बचत रखी है वही दे देते हैं। आज किसी की जान बच जाएगी तो भगवान भी खुश होंगे। विपिन ने गुस्से में सुनीता की ओर घूरा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बीच में मत बोला करो। उस बचत पर मेरा हक है। वो पैसे हमारे करोड़पति बनने के लिए जोड़े जा रहे हैं। फालतू में किसी के पीछे क्यों फेंकूं? राम खिलावन के टूटे हुए स्वर में कहा, भैया अगर मेरी बीवी ना बची तो मेरे छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। आप जैसे पढ़े लिखे आदमी से उम्मीद थी कि आप समझेंगे, लेकिन उसकी आवाज़ रुंध गई। उसने थैली ज़मीन पर रख दी और आंसुओं से भीगे कदमों से वापस लौट गया। उस रात देर तक पड़ोस से रोने की आवाज़ आती रही। सुबह होते ही खबर आई, राम खिलावन की पत्नी चल बसी। मोहल्ले के लोग कहने लगे, अगर विपिन ने मदद कर दी होती तो शायद जान बच जाती, पर इसे तो सिर्फ रुपए दिखाई देते हैं। सुनीता बरामदे में बैठी थी, उसकी आंखें लाल थीं। उसने दबी आवाज़ में कहा, आज मैंने पहली बार समझा कि पैसा कभी किसी की ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। लेकिन तुम्हें ये बात कब समझ आएगी विपिन? विपिन उस वक्त कमरे में बैठा गुल्लक में सिक्के गिन रहा था। उसे पड़ोस की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसके कानों में वही सिक्कों की खनक गूंज रही थी। बरसात का मौसम था। घर की छत से टपकते पानी और दीवारों पर जमी नमी वैसे ही परेशान करने के लिए काफ़ी थी। ऊपर से लक्ष्मी को तेज बुखार ने घेर लिया। उसका पूरा शरीर तप रहा था, होंठ सूख गए थे और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। सुनीता ने घबराकर माथे पर हाथ रखा तो उसका दिल कांप गया। उसने तुरंत दादी को आवाज़ दी, अम्मा लक्ष्मी को बहुत तेज़ बुखार है, हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। दादी ने कांपते स्वर में कहा, हाँ बहू, तुरंत ले चलो, बच्चे की हालत ठीक नहीं लग रही। तभी भीतर से विपिन निकला। उसने हालात देखे और सख्त आवाज़ में बोला, इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? बुखार कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, 2 दिन में अपने आप उतर जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन विपिन इसका शरीर जल रहा है, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अगर बुखार बढ़ गया तो? विपिन ने बात काट दी, तुम औरतों को हमेशा हर चीज़ में खर्च दिखता है। डॉक्टर दिखाओगी तो दवा लिख देगा, इंजेक्शन लगा देगा, टेस्ट करवाएगा और सब मिलाकर 500 से ज़्यादा खर्च होगा। क्या ज़रूरत है? मैं अभी काढ़ा बनवाता हूँ, उससे सब ठीक हो जाएगा। दादी ने गुस्से से कहा, बेटा ज़िंदगी रुपयों से बड़ी होती है, बच्ची की हालत बिगड़ रही है, अभी ले चलो अस्पताल। विपिन ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, अम्मा आप बीच में मत बोला करें, आपका ज़माना और था। आजकल डॉक्टर सिर्फ जेब काटना जानते हैं, और फिर हमारी बहू तो काढ़ा बनाने में माहिर है, उसी से सब ठीक हो जाएगा। सुनीता की आंखें भीग गईं। उसने रोते हुए कहा, लक्ष्मी मेरी जान, मैं उसे यूं तकलीफ में तड़पते नहीं देख सकती। अगर पैसा नहीं देना चाहते तो कम से कम मुझे जाने दीजिए, मैं मायके से उधार ले आऊँगी। विपिन ने ताने से कहा, वाह, और कब? अब मायके वालों को भी पता चले कि हम बेटी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवाओगी। लक्ष्मी बिस्तर पर कराह रही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, मम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी क्या? सुनीता ने आंसू पोंछते हुए और उसका माथा सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, तू ठीक हो जाएगी, मैं तेरे लिए अभी काढ़ा बनाती हूँ। रात भर सुनीता और दादी ने बारी बारी से लक्ष्मी के सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखी। दादी भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु इस बच्ची पर रहम करो, इसकी मासूमियत की रक्षा करो। लेकिन विपिन अपने कमरे में सिक्कों की गिनती करता रहा। उसके लिए बेटी का बुखार भी पैसों की बचत के नीचे दब चुका था। मोहल्ले में धीरे धीरे बातें फैलने लगी थीं कि विपिन से उधार लेना मतलब अपनी इज्जत गिरवी रखना। लोग मजबूरी में उसके पास आते और गहने देकर रुपए लेते, लेकिन जब वापस लौटाने जाते तो गहनों की चमक फीकी पड़ चुकी होती। किसी ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, मगर एक दिन पड़ोसी रामकिशोर की पत्नी ने शोर मचा दिया। रामकिशोर ने कर्ज चुका दिया और गहने लेने आया,
गहने हाथ में आते ही उसकी पत्नी चीख पड़ी, ये हमारे असली गहने नहीं हैं, देखो ये कितने हल्के हो गए हैं, इनका रंग भी बदल गया है। विपिन भैया, आपने क्या किया हमारे साथ? विपिन ने तुरंत बात घुमा दी। अरे बहन जी, सोने की यही खासियत होती है, समय के साथ रंग बदलता है। तुम बेवजह का इल्ज़ाम मत लगाओ। हमने तो ईमानदारी से गहने लौटा दिए, पर भीड़ जमा हो गई वहाँ पर। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, नहीं, इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। विपिन गहनों से सोना घिसकर निकालता है, तभी तो उसके पास इतना पैसा जुड़ता जा रहा है। सुनीता दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने भीतर आकर विपिन से कहा, क्या ये सच है? तुम लोगों के गहनों से सोना निकालते हो? कितना गिर सकते हो तुम? भरोसे को भी बेच दिया। विपिन ने ताने से कहा, तुम औरतों को समझ में क्या आएगा? ये कोई चोरी नहीं, ये हमारी चालाकी है। और फिर गहने मालिक को वापस मिल ही जाते हैं, थोड़ा बहुत बदल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? सुनीता की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन औरतों को पड़ता है जिनके गहने उनकी ज़िंदगी की पूंजी होते हैं। तुमने उनके सपनों को खोखला कर दिया। दादी ने भी पहली बार कड़ी आवाज़ में कहा, विपिन, तू अब पाप की दलदल में धंस चुका है। दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला कभी सुखी नहीं रहता, याद रख। तेरी ये कंजूसी एक दिन तुझे ही निगल जाएगी। लेकिन विपिन पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वह सबको डपट कर चुप करा देता और अपनी गुल्लक में जमा नोटों को गिनते हुए खुद को विजेता मानता। इधर पोस्ट ऑफिस में भी उसकी गतिविधियों पर शक होने लगा था। साथ काम करने वाले कर्मचारी फुसफुसाने लगे कि विपिन अक्सर लेन देन में गोलमाल करता है। अफवाहें धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचने लगी थी। सुनीता रात को बिस्तर पर आंसू बहाती और सोचती, अब ये सब कब तक चलेगा? कब तक हमारी इज्जत का सौदा होगा? कब तक लक्ष्मी अपने पिता की वजह से शर्मिंदा होगी? उस रात दादी ने चुपचाप भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर इस बेटे की आंखें खोलनी हैं तो अब कोई बड़ा झटका देना ही पड़ेगा। दिन गुजरते गए, लेकिन विपिन का लालच कम नहीं हुआ। वह और भी चालाक होता जा रहा था। अब तो उसने पोस्ट ऑफिस में भी छोटे छोटे खेल शुरू कर दिए थे। कभी किसी के मनी ऑर्डर से कुछ रुपए काट लेता, तो कभी खातों में जमा रकम का ब्याज अपने हिसाब से लिख देता। उसे लगता कि ये सब इतनी आसानी से हो रहा है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। एक दिन पोस्ट ऑफिस में निरीक्षण के लिए अफसर आया। कागजात चेक होने लगे। जब विपिन की एड़ियां सामने आईं तो अफसर की भौहें सिकुड़ गईं। उसने सख्त आवाज़ में कहा, विपिन जी, आपके खातों में कई गड़बड़ियां हैं। यहाँ रकम कम ज़्यादा क्यों है? विपिन पसीना पसीना हो गया, मगर तुरंत बहाना बना दिया, साहब ये सब क्लेरिकल मिस्टेक है, ज़रा सी चूक हो गई होगी, आगे से ध्यान रखूँगा। अफसर ने चेतावनी दी, ये आपकी आखिरी गलती होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसा पाया गया तो सस्पेंशन तय है। उस दिन शाम को विपिन घर लौटा तो चेहरा उतरा हुआ था। सुनीता ने देखा और पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? विपिन ने झुंझला कर कहा, कुछ नहीं, बस दफ्तर में थोड़ी जांच हुई थी, सब ठीक है। दादी ने तुरंत ताना मारा, ठीक कैसे होगा? जब हर कदम गलत हो तो एक दिन पकड़ में आना ही है। लक्ष्मी जो पास ही पढ़ाई कर रही थी बोली, पापा, अगर आप दूसरों का पैसा नहीं लेते तो कोई आपको डांटता भी नहीं। विपिन ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, चुप, ज़्यादा समझदार मत बनो। तुम्हें पढ़ाई करनी है तो करो, हमारे काम में दखल मत दो। घर का माहौल और भारी हो गया। सुनीता की आंखें नम थीं। उसे महसूस हुआ कि अब खतरा सिर्फ परिवार की इज्जत पर ही नहीं, बल्कि विपिन की नौकरी पर भी मंडरा रहा है। रात को जब सब सो गए, दादी ने आंगन में अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब बस एक ही राह है, इस बेटे को कोई ऐसा सबक दो कि इसके भीतर का पत्थर पिघल जाए, वरना ये लालच सबको निगल जाएगा। और मानो भगवान ने उनकी सुन ली हो। अगले ही दिन मोहल्ले में खबर फैली कि जिस साहूकार ने विपिन से कर्ज लिया था, उसकी पत्नी इलाज न मिलने की वजह से चल बसी। उस औरत के मायके वाले विपिन पर गुस्से से भरे हुए थे। लोग कह रहे थे, अगर उसने मदद कर दी होती तो औरत की जान बच जाती। ये आदमी पैसों का पुजारी है, इंसानियत का दुश्मन। सुनीता का सिर शर्म से झुक गया। लक्ष्मी ने स्कूल जाते समय माँ से कहा, मम्मी, सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं तुम्हारे पापा ने एक औरत को मरवा दिया, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। सुनीता ने उसे गले से लगाकर रोते हुए कहा, बेटी, तू पढ़ेगी ज़रूर, तुझे ही इस अंधकार से रोशनी बनकर निकलना है। लेकिन विपिन पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। वह अपने कमरे में बैठा गुल्लक के सिक्के गिन रहा था और बड़बड़ा रहा था, बस 10 लाख और जोड़ लूँ, फिर करोड़पति कहलाऊंगा। उसे ये आभास ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी पर अब एक बड़ा तूफान आने वाला है, जो उसकी बचत की दीवारें तोड़ देगा और उसके अहंकार को चकनाचूर कर देगा। बरसात थम चुकी थी, लेकिन घर की दीवारें अब भी सीलन से भीगी हुई थीं।
लक्ष्मी कई दिनों से कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर में ताकत नहीं बची थी। एक शाम वह स्कूल से लौटी तो बस्ता ज़मीन पर रखते ही गिर पड़ी। सुनीता घबराकर दौड़ी। लक्ष्मी, क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी की सांसें तेज थीं और होंठ सूख चुके थे। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा तो बोली, अरे इसका तो शरीर आग की तरह तप रहा है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। सुनीता ने विपिन की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। बोली, विपिन अब बहाने मत बनाओ, मैं कह रही हूँ हमें अभी डॉक्टर के पास जाना होगा। विपिन ने माथे पर बल डालकर कहा, फिजूल घबराहट मत करो, ये बस कमजोरी है, थोड़ा काढ़ा बना दो, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास ले जाओगे तो अनावश्यक खर्चा होगा। सुनीता का सब्र टूट गया। उसने कांपते स्वर में कहा, ये मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें पैसे दिखते हैं, मुझे उसकी जान। अगर इसे कुछ हुआ तो क्या तुम अपने रुपए से इसकी सांसें खरीद पाओगे? दादी भी रो पड़ी। बेटा, तू चाहे जितना पैसा जोड़ ले, लेकिन बेटी की ज़िंदगी से बड़ा कोई खजाना नहीं। इसे तुरंत अस्पताल ले चल। इसी बीच लक्ष्मी ने कराहते हुए कहा, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? सुनीता की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उसने बेटी को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, मम्मी है ना तेरे पास, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अस्पताल में लक्ष्मी का इलाज चल रहा था। हर घंटे दवाइयों का नया पर्चा आता और विपिन मजबूरी में अपनी बचत से पैसे देता, पर दिल से उसे अब भी यही लगता था कि हर रुपया उसके करोड़पति बनने के सपने को थोड़ा और पीछे धकेल रहा है। मन ही मन बुदबुदाता, बस 10 लाख और जोड़ लूँ, फिर किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी बीच उसके दफ्तर में एक सहकर्मी ने चर्चा छेड़ दी, अरे सुना है, आजकल औरतें अपने लंबे बाल बेचकर लाखों कमा रही हैं। एक एक चोटी पर इतनी कीमत मिलती है कि आदमी का महीनों का खर्चा निकल जाए। ये सुनते ही विपिन की आंखों में चमक आ गई। शाम को जब घर लौटा तो लक्ष्मी बिस्तर पर लेटी थी और उसके लंबे काले घने बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। विपिन की नज़र उन बालों पर टिक गई। उसके दिमाग में तुरंत वही बात गूंजी, इतने लंबे बाल हैं, अगर इन्हें बेच दूं तो लाखों मिल सकते हैं, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाऊं। रात को उसने सुनीता से कहा, सुनो ज़रा ध्यान से सोचो, लक्ष्मी के बाल कितने लंबे हैं, अगर इन्हें काट कर बेच दें तो हमारे हाथ अच्छा पैसा आ जाएगा। फिर बेटी को भी समझा देंगे कि छोटे बाल ही फैशन है, हीरोइनें भी छोटे बाल रखती हैं। सुनीता ये सुनते ही गुस्से से काँप उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या तुम अपनी ही बेटी के बाल काट कर बेचोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? बाल औरत की शान होते हैं, हमारी बच्ची के मासूम सिर से उसकी पहचान छीनना चाहते हो सिर्फ रुपयों के लिए? विपिन अब तुम इंसान भी बचे हो या नहीं? विपिन ने ताने से कहा, भावुक मत बनो सुनीता, ये सब दिखावा है, बाल से ज़्यादा कीमती पैसा होता है। बाल तो फिर से उग जाएंगे, लेकिन ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। सुनीता ने गुस्से से कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लेना मेरी बेटी का पिता कहलाने का हक तुमने खो दिया। लेकिन विपिन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आधी रात को जब लक्ष्मी गहरी नींद में थी, वह धीरे से उसके बिस्तर के पास आया। हाथ में कैंची थी। उसने कांपते हाथों से बेटी की चोटी पकड़ी और काट दी। कैंची की आवाज़ से उस कमरे की मासूमियत को चीर डाला। तकिए पर बाल बिखर गए और विपिन ने उन्हें जल्दी से कपड़े में बांध लिया। सुबह जब लक्ष्मी उठी और आईने में देखा तो उसकी चीख निकल गई, मम्मी मेरे लंबे बाल कहाँ गए, किसने काट दिए? सुनीता दौड़ी आई और उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने विपिन की ओर देखकर कहा, यह काम तुम्हारे पापा ने किया है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने रोते हुए कहा, पापा आपने मेरे बाल क्यों काट दिए? ये मेरे सबसे प्यारे थे, सब स्कूल में मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे वहाँ जाना भी नहीं है अब। सुनीता ने विपिन पर बरसते हुए कहा, आज तुमने मेरी बेटी की आत्मा को घायल कर दिया। पैसे के लिए तुम कितने नीचे गिर सकते हो इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। भगवान देख रहे हैं विपिन, एक दिन तुम्हारी यही कंजूसी तुम्हें ऐसा दर्द देगी कि तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दादी ने भी ताना मारा, बेटा आज तूने माँ बाप होने का हक खो दिया। अपनी बेटी की खुशी बेचकर जो रुपया जोड़ेगा वो तुझे कभी सुख नहीं देगा। विपिन चुपचाप बालों की गठरी लेकर घर से निकल गया। उसे लगा कि उसने एक बड़ा सौदा कर लिया है, लेकिन सच ये था कि उस रात उसने अपनी बेटी का भरोसा हमेशा के लिए खो दिया था। सुबह का सूरज चढ़ चुका था, लेकिन घर के भीतर का माहौल भारी और उदास था। लक्ष्मी आईने के सामने खड़ी अपने कटे हुए बालों को छू छू कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मम्मी सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वह बिलखते हुए बोली। सुनीता ने उसे गले से लगाया और आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी तू मत डर, बाल फिर से बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे तेरा दर्द पता है, पापा ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। दादी आंगन से बोली, बहू सच कहूँ तो आज मुझे भी शर्म आ रही है कि मैं ऐसे बेटे की माँ हूँ, अपनी बेटे की बाल तक बेच खाने वाला आदमी। भगवान ऐसे बेटे किसी को ना दे।
उधर मोहल्ले में भी बातें फैल गईं। विपिन जब बालों की गठरी लेकर बाहर निकला था, कुछ लोगों ने उसे देखा था। अब सबकी जुबान पर यही चर्चा थी। क्या सुना तुमने? विपिन ने अपनी ही बेटी के बाल काटकर बेच दिए। कोई हंसकर कहता, कंजूसी की भी हद होती है, अब तो ये अपनी औलाद की इज्जत तक बेचने लगा। कोई ताने मारता, जिसने बाप का संस्कार तक नहीं किया उससे और उम्मीद भी क्या। दोपहर को जब लक्ष्मी रो रो कर तैयार हुई और स्कूल पहुंची तो क्लासरूम में सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसाएं, देखो देखो इसके लंबे बाल कहाँ गए, कितनी गंजा गंजा लग रही है। एक लड़का जोर से बोला, अरे कंजूस मक्खी चूस की बेटी अब गंजा बन गई, ज़रूर उसके पापा ने पैसे के लिए बेच दिए होंगे। पूरा क्लास हंसी से गूंज उठा। लक्ष्मी का चेहरा लाल पड़ गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने किताबें खोली पर अंदर अक्षर धुंधले दिखने लगे। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसकी बेइज्जती पर हंस रही है। स्कूल से घर लौटते वक्त उसने रोते हुए सुनीता से कहा, मम्मी अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, सब चिढ़ाते हैं। मुझे लगता है मेरा नाम लक्ष्मी भी मजाक बन गया है। सब कहते हैं तुम्हारे पापा रुपए जोड़ने के लिए तुम्हें भी बेच देंगे। सुनीता का दिल चाक चाक हो गया। उसने बेटी को गले से लगाकर कहा, बिटिया तू हार मत मान, तुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक दिन सबको जवाब देना है कि औरत सिर्फ मजाक का सामान नहीं होती, उसकी भी इज्जत होती है। शाम को जब विपिन घर लौटा तो उसके हाथ में कुछ नोट थे। उसने गर्व से कहा, देखा, कहा था ना, ये बाल लाखों के नहीं तो हजारों के तो निकले ही। फालतू बाल थे और काम के आ गए। सुनीता की आंखों में खून उतर आया। उसने पहली बार पति पर चिल्लाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी ही बेटी की आंखों से आंसू निकाल कर लाए हो ये पैसे? ये रुपए नहीं, ये हमारी बच्ची की इज्जत की लाश है। दादी ने भी सख्त स्वर में कहा, बेटा अब तू इतनी गिरावट में जा चुका है कि तेरी कोई मुक्ति नहीं। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब चलेगी तो सबको चूर कर देगी। विपिन ने हंसते हुए कहा, तुम सब औरतें भावनाओं में बह जाती हो, पैसा ही असली भगवान है, बाकी सब ढकोसला है। जब मैं करोड़पति बनूंगा तब देखना, यही लोग मेरी पूजा करेंगे। लेकिन उसे ये आभास नहीं था कि उसकी इस सनक ने न सिर्फ मोहल्ले में उसकी बदनामी कर दी है, बल्कि उसकी बेटी के दिल में हमेशा के लिए एक खाई पैदा कर दी है। उस रात लक्ष्मी तकिए पर सिर रखे चुपचाप रोती रही। उसके छोटे छोटे बालों की लटें आंखों में चुभ रही थी और हर लट उसे याद दिला रही थी कि उसके अपने पिता ने ही उसे दुनिया के सामने हंसी का पात्र बना दिया। विपिन की कंजूसी और चालबाजी अब धीरे धीरे उसके दफ्तर तक पहुंच चुकी थी। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले साथी अक्सर उसकी नीयत पर शक करते थे। कोई कहता ये हर खाता खोलते समय कुछ न कुछ हेराफेरी करता है, कोई जोड़ता इसके हिसाब की लाइनें कभी सीधी नहीं होती, हमेशा कहीं ना कहीं गड़बड़ी रहती है। एक दिन दफ्तर में अचानक मुख्य निरीक्षक का दौरा हुआ। सब कर्मचारी घबराए हुए थे, लेकिन विपिन के माथे पर पसीना और भी ज़्यादा था। निरीक्षक ने फाइलें खंगालनी शुरू की। जब विपिन की एंट्रियां सामने आईं तो कई जगह रकम में अंतर दिखा। निरीक्षक ने भौं तान कर कहा, विपिन जी ये क्या हो रहा है? यहाँ जमा की रकम अलग है और आपके रजिस्टर में अलग क्यों लिखी है? विपिन ने घबराते हुए कहा, साहब शायद क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, आंखें थक जाती हैं, कभी कभी नंबर उलट-पुलट हो जाता है। निरीक्षक ने सख्त लहजे में कहा, ये गलती नहीं लापरवाही है, और अगर इसमें जानबूझकर किया गया गड़बड़ है तो इसे गबन माना जाएगा। अगली बार अगर ऐसी शिकायत मिली तो आपको सस्पेंशन पक्का है। उस दिन विपिन देर शाम घर लौटा, चेहरा पीला पड़ गया था। दरवाजे पर बैठी दादी ने पूछा, क्यों बेटा, आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? विपिन झल्लाकर बोला, कुछ नहीं अम्मा, दफ्तर की बेवजह की पूछताछ थी, सबको बस हमें ही दोष देना आता है। सुनीता ने धीरे से कहा, ये सब बेवजह नहीं है विपिन, तुमने सालों से जो छोटे छोटे खेल खेले हैं अब वही तुम्हें पकड़ने लगे हैं। दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर कोई हमेशा नहीं जी सकता। विपिन ने गुस्से से कहा, तुम लोग हमेशा मेरे खिलाफ बोलती हो। अगर मैं पैसा जोड़ता हूँ तो तुम्हें तकलीफ़ क्यों होती है? सोचो, अगर करोड़पति बन गया तो यही मोहल्ला हमारी इज्जत करेगा। सुनीता ने आंसुओं से भरी आवाज़ में कहा, इज्जत पैसों से नहीं मिलती विपिन, इज्जत तो भरोसे से बनती है, और तुम तो भरोसा खो चुके हो, बीवी का, माँ का और अपनी बेटी का भी। उसी वक्त लक्ष्मी स्कूल से लौटी। उसके छोटे कटे बाल देखकर बच्चे अब भी उसे चिढ़ाते थे। वह सीधे कमरे में गई और बिस्तर पर मुंह छुपाकर रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। दादी ने विपिन की ओर इशारा करके कहा, सुन रहा है, ये तेरी बेटी की सिसकियां हैं, इसे पैसे की खनक से दबाने की कोशिश मत कर, वरना एक दिन यही सिसकियां तुझे बर्बाद कर देंगी। विपिन ने अनसुना कर दिया। उसने चुपचाप अलमारी खोली, गुल्लक निकाली और सिक्के गिनने लगा, लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे और मन में डर की एक परछाई अब भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक रविवार की सुबह थी। मोहल्ले में तीज त्योहार की तैयारियां हो रही थीं। गली की औरतें सज धज कर मंदिर जा रही थीं।
सुनीता भी चाहती थी कि इस बार तीज का व्रत अच्छे से करे ताकि अपने पति और घर के लिए शुभ हो। उसने धीरे से विपिन से कहा, सुनिए, मुझे तीज की पूजा के लिए थोड़े सामान चाहिए, सिंदूर, एक नई चुनरी और मिठाई, बस इतना सा। विपिन ने भौं चढ़ाकर कहा, इतना सा? तुम्हें लगता है ये सब मुफ्त मिलता है? सिंदूर पुरानी डिब्बी में पड़ा है, वही चला लो। चुनरी की क्या ज़रूरत है? तेरे पास पुरानी कितनी साड़ियाँ रखी हैं। और मिठाई, अरे खिचड़ी बना लेना, वही सबसे अच्छा प्रसाद है। सुनीता ने समझाने की कोशिश की, लेकिन विपिन, पूजा के दिन तो थोड़ा बहुत नया सामान होना चाहिए, भगवान के आगे तो कुछ अच्छा पर चढ़ाना चाहिए ना। विपिन हंसते हुए बोला, भगवान को नया सामान नहीं चाहिए, उन्हें तेरी नीयत चाहिए, और मेरी नीयत साफ है, मैं फिजूल खर्ची नहीं करता। दादी ने बीच में टोका, बेटा, हर साल तेरे पिताजी तीज पर मुझे नई चुनरी दिलाते थे, ये परंपरा है, इसे निभाना चाहिए। विपिन झल्लाकर बोला, बस करो अम्मा, पुराने ज़माने की बातें मत करो, आजकल के ज़माने में परंपरा नहीं, पैसा बचाना असली धर्म है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप पुराने कपड़े से ही पूजा की तैयारी की। लक्ष्मी ये सब देख रही थी। उसने मासूमियत से कहा, मम्मी, बाकी औरतें कितनी सुंदर लग रही हैं, सबके हाथों में मेहंदी है, नई साड़ियाँ हैं, आप हमेशा साधारण क्यों लगती हो? सुनीता ने बेटी को गले से लगाकर कहा, क्योंकि तेरे पापा को बस रुपए दिखाई देते हैं बेटी, उन्हें अपनी बीवी का सजना संवरना फिजूल खर्ची लगता है। दोपहर तक पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि विपिन की पत्नी तीज पर भी बिना चुनरी और बिना मिठाई की पूजा कर रही है। औरतें आपस में हंसने लगी। अरे इतनी कंजूस जिंदगी, बेचारी सुनीता कैसी किस्मत पाई है। शाम को जब मोहल्ले की औरतें पूजा करके घर लौटी तो हर घर में मिठाई बटी। लक्ष्मी दौड़कर आई और बोली, मम्मी, ऋचा की मम्मी ने मुझे मिठाई दी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। विपिन ने झट से उसकी कटोरी छीन ली और कहा, खाओ मत, ये सब मिठाई मिलावटी होती है, बीमार पड़ जाओगी, हमारी खिचड़ी ही सबसे अच्छी है। लक्ष्मी रोते हुए बोली, पापा, हर चीज़ खिचड़ी से नहीं होती, क्या हमें कभी अच्छा खाने को नहीं मिलेगा? सुनीता ने चीखते हुए कहा, बस करो विपिन, तुमने हमारी बेटी से बचपन छीन लिया, मेरी खुशियाँ छीन ली, माँ की इज्जत छीन ली, अब भगवान के नाम पर भी बचत करोगे? याद रखना, जिस दिन भगवान का कोप बरसा, ये रुपए तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। विपिन ने हंसकर कहा, भगवान भी उसी की सुनते हैं जिसके पास पैसा होता है, और एक दिन यही पैसा मुझे सबसे बड़ा बना देगा। लेकिन ये वही दिन था जब मोहल्ले का सब्र टूटने लगा। लोग अब उसके घर को ताने मारकर निकलने लगे। बच्चे लक्ष्मी का मजाक उड़ाते, खिचड़ी वाली लड़की, खिचड़ी वाली लड़की। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहते रहे और सुनीता के दिल में ये सवाल गूंजता रहा, क्या ये घर कभी खुशियों को देख पाएगा? दिन ब दिन विपिन का लालच और भी बढ़ता जा रहा था। अब उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, करोड़पति कहलाना। उसने अपने दफ्तर में छोटे मोटे खेल करके जोड़ा हुआ पैसा और मोहल्ले से सूदखोरी में कमाया रुपया सब अलग अलग डिब्बों और गुल्लकों में रख छोड़ा था, मगर उसे लगता था कि वह सब भी कम है। एक दिन उसने अचानक सुनीता से कहा, सुनो, घर में इतना फर्नीचर पड़ा है, अलमारी, चारपाई, दरी, यहाँ तक कि रसोई के बर्तन तक, सब बेकार है, इन्हें गिरवी रखकर अच्छे पैसे आ सकते हैं। सुनीता ने हैरान होकर पूछा, क्या घर का सामान बेच दोगे? विपिन, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनके बिना घर कैसे चलेगा? विपिन ने ताने से कहा, तुम औरतों को कुछ समझ नहीं आता, ज़रूरत से ज़्यादा सामान बोझ होता है। सोचो, ये अलमारी कितनी जगह घेरे है, अगर इसे गिरवी रख दूं तो 10,000 हाथ में आ जाएंगे, और बर्तन नए लोग आते ही रोज़ खरीदते हैं, हमें क्या ज़रूरत है इतने बर्तनों की? 2-4 प्लेट रख लेंगे, बाकी सब गिरवी रख देंगे। सुनीता की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुमने बेटी के मोजे तक नए नहीं दिलवाए, चश्मे को धागे से बांधकर माँ की आंखों पर बैठा दिया, अब घर का सामान भी बेचोगे? आखिर किस दिन के लिए पैसा जोड़ रहे हो? विपिन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, उस दिन के लिए जब लोग मुझे करोड़पति कहेंगे, तब यही मोहल्ले वाले, यही रिश्तेदार मेरी इज्जत करेंगे। दादी ने गुस्से से कहा, बेटा, इज्जत रुपए से नहीं मिलती, तेरे पिताजी ने कभी फर्नीचर बेचा होता तो क्या हम समाज में सिर उठाकर जी पाते? लेकिन विपिन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही दिन उसने पड़ोस के साहूकार को बुलाया और घर का आधा सामान गिरवी रख दिया। अलमारी से कपड़े निकालकर ज़मीन पर रख दिए गए, रसोई के बर्तन गिनकर थैले में भर दिए गए। लक्ष्मी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, पापा, ये सब क्यों कर रहे हो? हमारे पास तो अब बैठने खाने तक की चीज़ नहीं बचेगी। स्कूल में सब पहले ही मुझे कंजूस की बेटी कहते हैं, अब लोग कहेंगे कि तुम्हारे घर में बर्तन तक नहीं है। विपिन ने उसे डांट कर कहा, चुप, ज़्यादा मत बोलो, आज जिन बर्तनों और फर्नीचर पर रो रही हो, कल इन्हीं रुपयों से मैं तुम्हें महल दिलाऊंगा, बस थोड़ी और बचत करनी है। सुनीता का सब्र टूट गया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, महल किसके लिए? उस बेटी के लिए जिसकी इज्जत तुमने बेच दी, उस माँ के लिए जो धागे से बंधे चश्मे में दुनिया देख रही है, या उस बीवी के लिए जिसकी मांग की चुनरी तक तुमने पूजा में चढ़ने नहीं दी? विपिन, तुम्हारी सोच ही इस घर को खा जाएगी।
मोहल्ले में जब लोगों ने देखा कि विपिन ने घर का सामान गिरवी रख दिया है तो सब ताने मारने लगे। अब तो ये आदमी अपने ही सिर पर छत गिरवी रख देगा, इसके लिए कुछ पवित्र नहीं, सब रुपयों का सौदा है। उस रात घर बिल्कुल खाली सा लग रहा था। न अलमारी रही, न बर्तन, चारपाई भी गायब थी। फर्श पर बैठा परिवार जैसे अपनी इज्जत और सुख को जाते हुए देख रहा था और विपिन अपनी गुल्लक में नए आए नोट गिनते हुए मुस्कुरा रहा था। त्योहार का मौसम था। मोहल्ले में हर घर रोशनी और सजावट से चमक रहा था। बच्चे रंगोली बना रहे थे, औरतें घर घर मिठाई बांट रही थी। लेकिन विपिन के घर में अंधेरा पसरा हुआ था। न दिए जले, न मिठाई बनी। शाम को जब लक्ष्मी स्कूल से लौटी तो उसकी सहेली ऋचा बोली, तुम्हारे घर में तो हमेशा अंधेरा रहता है, क्या तुम्हारे पापा दिए भी नहीं खरीद सकते? बाकी बच्चों ने भी ताने कसने शुरू कर दिए। अरे खिचड़ी वाली लड़की आई है, दिवाली पर भी खिचड़ी खाएगी। लक्ष्मी का चेहरा शर्म से झुक गया और आंखों में आंसू भर आए। रात को मोहल्ले में सामूहिक पूजा थी। हर घर से परिवार सज धज कर पहुंचे। दादी ने सुनीता से कहा, चल बहू पूजा में चलें, शायद भगवान की दया से हमारे दुख कम हो। सुनीता ने धीरे से कहा, अम्मा लेकिन हमारे पास चढ़ावे के लिए कुछ नहीं है, पूजा में खाली हाथ जाएंगे तो और अपमान होगा। विपिन ने बीच में बोलते हुए कहा, जाना है तो पुराने धूप बत्ती ले जाओ, भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है नई है या पुरानी, और मिठाई विठाई की चिंता मत करो, बस मन साफ रखो। सुनीता ने गुस्से से कहा, मन तो साफ है लेकिन भगवान को धोखा देने की ज़रूरत नहीं। बाकी लोग जहाँ सच्चे दिल से प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हम पुराने धूप बत्ती की राख लेकर जाएंगे, शर्म आनी चाहिए। फिर भी दादी और सुनीता लक्ष्मी को लेकर पूजा में पहुंच गईं। मंदिर में सबने मिलकर आरती की। जब प्रसाद बांटने की बारी आई तो पुजारी ने दादी से पूछा, माताजी आपका चढ़ावा कहाँ है? दादी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कांपते हाथों से पुरानी धूप बत्ती का डिब्बा आगे कर दिया। पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। कोई बोला, ये वही घर है जहाँ करोड़पति बनने का सपना देखा जा रहा है और भगवान को राख चढ़ा रहे हैं। कोई बोला, कंजूस विपिन ने अब भगवान की भी इज्जत बेच दी। लक्ष्मी शर्म से रो पड़ी। वह भागकर सुनीता की गोद में छुप गई और बोली, मम्मी मैं अब मंदिर भी नहीं आऊँगी, सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दादी का हाथ पकड़ा और दोनों चुपचाप घर लौट आईं। रात को मोहल्ले की औरतों की बातें विपिन तक पहुंची। किसी ने कहा, अगर इस घर की औरतें इतनी बेचारी हैं तो हमें ही कुछ करना होगा। किसी ने कहा, नहीं, इनका पति इतना कठोर है कि शायद इन्हें रोने का हक भी नहीं देता। पहली बार विपिन जब गली से गुजरा तो लोगों ने खुलकर उस पर ताने कसने शुरू कर दिए। देखो देखो, वही आदमी है जिसने अपनी बेटी के बाल बेच दिए और मंदिर में राख चढ़ाई। विपिन ने सिर झुकाकर घर का दरवाज़ा पार किया, अंदर आकर गुल्लक खोली, नोट गिने, लेकिन आज उन नोटों में भी उसे तानों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने बुदबुदा कर कहा, सब मजाक उड़ा रहे हैं, पर एक दिन यही लोग मेरी पूजा करेंगे। पर उसके भीतर कहीं न कहीं एक दरार पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में पहली बार बेबसी की परछाई थी। मोहल्ले की हंसी ठिठोली और तानों ने विपिन को भीतर तक कचोट जरूर दिया था, लेकिन उसके भीतर का लालच अब भी शांत नहीं हुआ था। वह रोज रात को अपनी गुल्लक खोलता, नोट गिनता और सोचता, बस कुछ और जोड़ लूँ, फिर सबको दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। इसी बीच उसके दफ्तर में एक नया कर्मचारी आया, संजू। चालाक नजरें, चिकनी बातें और हमेशा चमकते कपड़े। संजू हर किसी को निवेश के नए नए तरीके बताता, भैया यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, पैसे दुगने तिगुने हो जाएंगे। एक दिन उसने विपिन को कोने में ले जाकर कहा, विपिन भैया आप तो वैसे भी समझदार आदमी हैं, सुना है आपके पास अच्छा खासा पैसा जुड़ा हुआ है, क्यों ना उसे मेरे पास लगा दीजिए। मैं ऐसा धंधा जानता हूँ जहाँ 3 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। बड़े बड़े लोग लगा रहे हैं। विपिन की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने धीरे से पूछा, डबल? सचमुच? संजू मुस्कुराया, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैंने खुद 15,000 को 30,000 बनाया। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा लगा कर देख लीजिए, फिर आगे पूरा लगाइएगा। उस रात विपिन सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, 3 महीने में डबल। उसने सोचा, अगर मैं अपनी 85 लाख की बचत का हिस्सा इसमें डाल दूं तो जल्द ही करोड़पति कहलाऊंगा। अगले दिन वह चुपके से संजू को अपने घर बुलाया। सुनीता रसोई में थी। दादी और लक्ष्मी ने देखा कि विपिन अपने अलमारी से गड्डियाँ निकाल रहा है। लक्ष्मी ने मासूमियत से पूछा, पापा ये पैसे कहाँ ले जा रहे हो? विपिन ने झुंझला कर कहा, तुझे इससे क्या मतलब, बड़ी हो गई है, हर बात में टांग अड़ाती है। दादी ने धीरे से कहा, बेटा ये गड्डियाँ तूने कितनी मुश्किल से जोड़ी हैं, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कर। ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग ही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। लेकिन विपिन ने उनकी एक न सुनी। उसने 50,000 की गड्डी संजू को थमा दी और बोला, ये पहली किस्त समझ ले, अगर सचमुच 3 महीने में डबल हुआ तो पूरा पैसा तेरे हवाले कर दूंगा। सुनीता जब बाहर आई तो उसने देखा और गुस्से से कांप उठी, विपिन तुम पागल हो गए हो, किसी अनजान पर इतनी बड़ी रकम रख दी?
अगर ये भाग गया तो? विपिन ने हंसते हुए कहा। भागेगा क्यों, बड़ा धंधा है उसका, तुझे औरतों को क्या समझना। देख लेना, 3 महीने बाद यही आदमी हमें अमीर बना देगा। लेकिन सुनीता की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने बुदबुदाकर कहा, भगवान, अब अगर ये भी खो गया तो हमारा घर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक विपिन आत्मविश्वास से भरा रहा। वह हर रोज संजू से मिलता, उसके मीठे वादे सुनता और मन ही मन करोड़पति बनने के सपने बुनता। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लालच ही उसकी बरसों की मेहनत से जोड़ी बचत को निगलने वाला है। संजू की मीठी बातें विपिन के कानों में ऐसे घुल रही थी जैसे कानों में शहद टपक रहा हो। हर मुलाकात में वह नए नए सपने दिखाता। एक दिन दफ्तर की चाय के वक्त उसने विपिन से कहा, भैया, वो 50,000 जो आपने लगाए थे उसकी पहली किश्त का मुनाफा तैयार है, बस इंतज़ार कीजिए, 2 हफ्ते में आपको पैसे हाथ में मिलेंगे। विपिन की आंखों में चमक आ गई। वह मन ही मन बोला, अगर इतना जल्दी फ़ायदा मिल सकता है तो मैं क्यों पीछे रहूं, जितना ज़्यादा लगाऊंगा उतना ज़्यादा कमाऊंगा। संजू ने मौका देखकर और दबाव डाला, विपिन भैया, आप समझदार आदमी हो, बाकी लोग तो लाखों लगा रहे हैं, मैंने सोचा पहले आपके भरोसे के लिए छोटा सौदा कर लूँ, लेकिन असली कमाई तो तब होगी जब आप लाखों लगाएंगे। सोचो, 3 महीने बाद करोड़पति नहीं, सीधे मल्टी मिलियनेयर बन जाओगे। विपिन के दिमाग में फिर वही जुनून लौट आया, करोड़पति कहलाने का। वह घर लौटते ही सुनीता से बोला, सुनो, अब वक्त आ गया है बड़ा दांव खेलने का। ये संजू बहुत भरोसेमंद आदमी है, मैं चाहता हूँ कि हम 10 लाख इसमें लगा दें, फिर देखना 3 महीने में 20 लाख हो जाएंगे। सुनीता हक्की बक्की रह गई, उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह चीखते हुए बोली, विपिन, तुम्हें क्या हो गया है? एक बार बेटी के बाल बेचकर हमें समाज में शर्मिंदा कर दिया, अब हमारी ज़िंदगी भर की कमाई भी दांव पर लगा रहे हो। अगर ये आदमी भाग गया तो? दादी भी गरज पड़ी, बेटा, लोभ का कोई अंत नहीं होता, भगवान ने तुझे चेतावनी दी है, अब और मत गिर, वरना सब कुछ खो देगा। लेकिन विपिन पर किसी की बात का असर नहीं हुआ। वह बार बार वही शब्द दोहराता, 20 लाख सिर्फ 3 महीने में, ये मौका खोना बेवकूफ़ी होगी। लक्ष्मी को जब पता चला तो वह रोते हुए बोली, पापा, आप हमारे घर को जुए की तरह क्यों दांव पर लगा रहे हो? पहले ही सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरे पापा कंजूस हैं, अगर ये पैसा भी चला गया तो लोग मुझे ठग की बेटी कहेंगे। लेकिन विपिन ने बेटी की मासूमियत पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने अलमारी से नोटों की गड्डी निकाली और मन ही मन तय कर लिया, कल ही संजू को ये रकम दूंगा, फिर देखना मेरी किस्मत कैसे पलटेगी। उस रात घर में सन्नाटा था। सुनीता और दादी सो नहीं पाए। लक्ष्मी तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही और विपिन अपने नोटों को थामे बैठा था, मानो आने वाला सुनामी उसे दिख ही नहीं रहा था। सुबह का समय था। विपिन ने अलमारी खोली और कपड़ों के नीचे छुपी गड्डियां बाहर निकाली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे सामने ही खजाना पड़ा हो। गड्डियों की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। उसने धीरे धीरे 10 लाख की रकम अलग की और थैली में भर ली। सुनीता ने ये देखा तो उसका दिल कांप उठा। वह रोते हुए बोली, विपिन, ये सब क्या कर रहे हो? ये वही रकम है जो हमारी बेटी के भविष्य की गारंटी है, जो माँ ने अपने ताबीज़ की तरह संभाल रखी थी। इसे किसी अनजान के हाथों में कैसे सौंप सकते हो? विपिन ने ताने से कहा, भविष्य पैसों से बनता है और मैं भविष्य बना रहा हूँ, तू औरत है, समझ नहीं पाएगी। जब 3 महीने बाद ये 20 लाख बनेंगे तो तेरा मुंह बंद हो जाएगा। दादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा समझ ले, लोभ आदमी को अंधा बना देता है। तू अपनी मेहनत की कमाई उस ठग को दे रहा है जो कल तेरा नाम तक याद नहीं रखेगा। लेकिन विपिन ने किसी की ना सुनी। वह थैली लेकर दफ्तर निकला। रास्ते भर उसके कदम फूले नहीं समा रहे थे। वह कल्पना कर रहा था कि कुछ ही महीनों बाद पूरा मोहल्ला उसके घर के सामने सिर झुकाए खड़ा होगा और कहेगा, वाह विपिन बाबू तो करोड़पति हो गए। दफ्तर पहुंचते उसने संजू को बुलाया। संजू हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ आया और बोला, अरे विपिन भैया, आप तो सच में दिलदार आदमी निकले। ये रकम जब घूमेगी ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि पैसा कैसे डबल हो गया। विपिन ने थैली आगे बढ़ाई, लो ये 10 लाख है, इसे मेरे सपनों की चाबी समझो। संजू ने बड़ी सावधानी से थैली उठाई, नोटों की गड्डियाँ गिनी और होठों पर मुस्कान फैलाते हुए बोला, अब देखिएगा भैया, 3 महीने बाद आपकी किस्मत पलट जाएगी। विपिन ने गर्व से छाती फुलाई। उसे लगा कि उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर लिया है। शाम को घर लौटा तो चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी। सुनीता ने डरते डरते पूछा, पैसे कहाँ हैं? विपिन ने मुस्कुराकर कहा, अब वो रकम नहीं, निवेश है, 3 महीने बाद डबल होकर वापस आएगी। सुनीता ने चीखते हुए कहा, पागल हो गए हो तुम? अगर वो आदमी भाग गया तो बेटी का भविष्य, माँ की इज्जत, घर का सहारा सब खत्म हो जाएगा। विपिन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, भागेगा नहीं, मैंने सब देख लिया है, वो बड़ा खिलाड़ी है, ऐसे ही लोग अमीर बनते हैं। लेकिन सुनीता के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे लग रहा था कि ये रकम अब कभी लौटकर नहीं आएगी। दादी ने बुदबुदाया, भगवान इसे इसका सबक देने वाले हैं लगता है अब।
जब तक इसे चोट नहीं लगेगी इसे समझ नहीं आएगा। उस रात घर का माहौल और भारी हो गया। लक्ष्मी चुपचाप अपनी कॉपी पर लिख रही थी, काश मेरे पापा हमें पैसों से ज़्यादा प्यार करते। पहला हफ्ता बीता तो विपिन का चेहरा हमेशा की तरह गर्व से भरा रहा। वह रोज संजू से मिलने की कोशिश करता और हर बार संजू हंसते हुए कहता, भैया सब ठीक चल रहा है, अभी थोड़ा सब्र रखिए, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। दूसरे हफ्ते संजू मिलने कम आने लगा। कभी कहता, भैया बाहर गया हूँ, कभी फ़ोन पर बहाना बना देता, कल मिलते हैं। विपिन को ज़रा भी शक नहीं हुआ। वह तो हर बार ये सोचकर और खुश हो जाता कि उसका पैसा कहीं बड़ी डील में घूम रहा है। तीसरे हफ्ते तक हालात बदलने लगे। संजू का फ़ोन लगना बंद हो गया। दफ्तर में पूछने पर पता चला कि उसने अचानक छुट्टी ले ली है। विपिन थोड़ा घबराया मगर खुद को दिलासा देता रहा, बड़ा आदमी है, बड़ा धंधा करता है, कहीं बिजनेस ट्रिप पर गया होगा। लेकिन चौथा हफ्ता आते आते सच्चाई सामने आने लगी। मोहल्ले के किसी आदमी ने बताया, अरे वो संजू, सुना है कई लोगों से पैसा लेकर गायब हो गया, कोई जानता तक नहीं कि उसका असली ठिकाना कहाँ है। ये सुनते ही विपिन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह भागता हुआ दफ्तर पहुंचा, हर जगह पूछताछ की, लेकिन संजू का कोई नामो निशान नहीं था। शाम को जब घर लौटा तो चेहरा पीला पड़ चुका था। सुनीता ने दरवाजे पर ही पूछ लिया, क्या हुआ, तुम्हारा वो भरोसेमंद आदमी कहाँ है? विपिन ने टूटे स्वर में कहा, सुनीता, वो भाग गया, हमारे 10 लाख। उसकी आवाज़ भर्रा गई। सुनीता ने आंसू रोकते हुए कहा, मैंने कहा था ना, लेकिन तुम्हें किसी की बात सुननी थी ही नहीं। अब खुश हो? हमारी ज़िंदगी भर की बचत बर्बाद कर दी, बेटी का भविष्य, माँ की इज्जत, सब दांव पर लगा दिया। लक्ष्मी भी पास खड़ी थी। उसने रोते हुए कहा, पापा अब लोग मुझे और चिढ़ाएंगे। पहले कहते थे कंजूस की बेटी, अब कहेंगे ठगे हुए का बच्चा। आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दादी ने ताने से कहा, बेटा तेरा लालच तुझे ले डूबा। भगवान ने तुझे चेतावनी दी थी मगर तूने ना सुनी। अब भुगत। तेरी कंजूसी और लोभ ने इस घर का चूल्हा ठंडा कर दिया। विपिन फर्श पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी गुल्लकें अब खाली लग रही थी, नोटों की गड्डियां राख जैसी लग रही थी। उस रात पहली बार विपिन ने महसूस किया कि वह सचमुच बर्बाद हो गया है। करोड़पति बनने का उसका सपना सिर्फ सपना रह गया और हकीकत में उसके पास अब बस परिवार की बेइज्जती और घर के टूटे हुए भरोसे थे। संजू के गायब होने की खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर गली चौराहे पर अब वही चर्चा थी। विपिन ने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक ठग को सौंप दी। कोई हंसते हुए कहता, कंजूस विपिन अब कंगाल विपिन बन गया। कोई ताना मारता, जिस आदमी ने अपनी बेटी के बाल बेच दिए अब उसके नोट भी किसी ने उड़ा लिए। सुबह जब विपिन गली से गुजरा तो बच्चे बच्चे पीछे पीछे चिल्लाने लगे, कंजूस कंजूस, अब ठगा गया, अब ठगा गया। औरतें दरवाजे में झांक कर हंस रही थीं। मर्द हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोल रहे थे, लोभ का अंजाम यही होता है। घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते विपिन का सिर पसीने से भीग गया। पहली बार उसे लगा कि उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे। उसकी छाती धक धक कर रही थी। अंदर आकर उसने देखा कि सुनीता और दादी चुपचाप बैठी हैं। सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गहरी नाराजगी भी। उसने धीरे लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, आज तुम्हारी वजह से हम सब मोहल्ले वालों की नज़रों में गिर गए हैं। हमारी बेटी अब गली में निकलने से डरती है। माँ को लोग ताने मारते हैं कि उनका बेटा ठगों का शिकार हो गया, और मैं तो सोच भी नहीं पा रही कि कैसे ये घर संभालूं। लक्ष्मी कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें लाल थी। उसने कांपते स्वर में कहा, पापा अब मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे पापा सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। आप ही बताइए मैं कैसे सहूँ। विपिन का गला सूख गया। वह बेटे की आंखों में झांक नहीं पाया। उसकी आवाज़ बामुश्किल निकली, लक्ष्मी मैं। लेकिन दादी बीच में बोल पड़े, अब माफ़ी मांगने का समय चला गया बेटा। तेरा लालच हमें इस हाल तक ले आया कि अब लोग हमें इज्जत से देखने को भी तैयार नहीं। उसी वक्त दरवाजे पर भीड़ जमा हो गई। मोहल्ले के लोग ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, पैसों के पीछे भागने वाले विपिन का ये हाल होना ही था। अब देखना इसकी और भी बचत डूबेगी। विपिन अंदर से सिहर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि पैसे की चमक से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। वह कमरे में जाकर गुल्लक को जोर से पटक बैठा। सिक्कों की खनक गूंजी, लेकिन उस खनक में उसे अब अपमान और तानों की गूंज सुनाई दी। उस रात उसने करवट बदलते हुए सोचा, क्या सचमुच मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत यूं ही बर्बाद हो गई? क्या मैंने परिवार से ज़्यादा पैसों को चुनकर सबसे बड़ी गलती की? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली तूफान अभी बाकी था। रात का सन्नाटा घर की दीवारों पर भारी पड़ रहा था। सुनीता चुपचाप आंगन में बैठी थी। आंसुओं से भीगी आंखें लाल हो चुकी थी। दादी पूजा के कोने में बैठकर माला फेर रही थी, लेकिन उनके होठों पर मंत्र कम और आहें ज़्यादा थीं। लक्ष्मी बिस्तर पर बैठी किताब खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर हर अक्षर उसे तानों की तरह लग रहा था। कंजूस की बेटी, ठगे हुए का बच्चा। आखिरकार सुनीता का सब्र टूट गया। उसने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद किया और विपिन के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी,
मगर शब्द तेज थे। विपिन, आज मैं सब कह दूंगी, अब चुप नहीं रह सकती। इतने सालों से मैंने तुम्हारी कंजूसी, तुम्हारा लालच और तुम्हारी बेरहमी सह ली। मैंने सोचा था शायद वक्त के साथ तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम तो दिन ब दिन और पत्थर दिल होते गए। विपिन ने सिर झुका लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। सुनीता ने आंसुओं के बीच कहा, तुम्हें याद है जब लक्ष्मी ने पहली बार नए मोजे मांगे थे, तुमने उसे डांट कर चुप करा दिया। जब उसने नया बैग मांगा, तुमने कहा पुराना ही काम देगा। जब माँ ने नया चश्मा मांगा, तुमने धागे से बांध कर दे दिया। और जब मुझे पूजा के लिए चुंडी चाहिए थी, तुमने मुझे खाली हाथ मंदिर भेज दिया। आज लोग मुझे दया से नहीं, हंसी से देखते हैं। क्या यही है तुम्हारा करोड़पति बनने का सपना? लक्ष्मी रोते हुए बीच में बोल पड़ी, पापा, आपने मेरे बाल काट दिए थे, सब मुझे गंजा कहकर चढ़ाते हैं। स्कूल में कोई मेरे साथ बैठना नहीं चाहता। आप जानते हैं मेरे लिए वो बाल कितने प्यारे थे। आपने मेरे सपने काट दिए पापा, सिर्फ पैसों के लिए। विपिन की आंखें नम हो गईं, लेकिन शब्द अब भी गले में अटक गए। दादी ने भी कठोर आवाज़ में कहा, बेटा, औरतें बहुत सहन करती हैं, लेकिन जब उनकी आंखों से आंसू सूख जाते हैं तब वे पत्थर बन जाती हैं। आज सुनीता और लक्ष्मी की आंखों से आंसू सूख रहे हैं। सोच ले, जिस घर में औरतें तुझे पिता और पति मानना छोड़ दें, वो घर कब का उजड़ जाता है। सुनीता ने सख्त लहजे में कहा, आज से मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ विपिन, अगर फिर कभी तुमने इस घर की इज्जत, हमारी ज़रूरतों और हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया तो समझ लेना कि तुम्हें अकेले ही इन पैसों और अपमान के साथ जीना होगा। हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहेंगे। लक्ष्मी ने भी ठंडी आवाज़ में कहा, पापा, मुझे अब आपसे कोई उम्मीद नहीं। अगर मम्मी ना होती तो शायद मैं जी ही नहीं पाती। ये सुनते ही विपिन का दिल कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके लालच ने सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपने ही परिवार का विश्वास खो दिया है। उस रात वह बिस्तर पर लेटा रहा, मगर नींद नहीं आई। छत की ओर देखते हुए उसके कानों में बार बार वही आवाज़ गूंजती रही, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उस रात विपिन बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुनीता और लक्ष्मी दूसरे कमरे में सो रही थीं। दादी भी पूजा के कोने में चुपचाप लेट गई थी। पूरे घर में सन्नाटा था, मगर विपिन को हर दीवार से तानों की गूंज सुनाई दे रही थी। कंजूस, ठगों का शिकार, अपनी बेटी के बाल बेचने वाला। उसने करवट बदली और अलमारी की ओर देखा, जहाँ कभी नोटों की गड्डियाँ सुरक्षित रखी थी, अब खालीपन था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उस खाली जगह से कोई उसे घूर रहा हो। उसके मन में डर और पछतावे की लहरें टकरा रही थी। क्या सचमुच मैं हार गया? क्या सचमुच मैंने अपने परिवार से ज़्यादा पैसों को चुनकर सबसे बड़ी गलती की? उसने बुदबुदा कर कहा, मगर तुरंत ही भीतर से एक आवाज़ आई, नहीं, पैसा ही असली ताकत है। अगर एक बार खो गया तो क्या, फिर से जोड़ लूँगा, बस थोड़ा और धैर्य चाहिए। सुबह होते ही उसने आईने में खुद को देखा। आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था, लेकिन होठों पर जिद की परछाई थी। तभी सुनीता सामने आई। उसने कठोर स्वर में कहा, अब भी सुधरे नहीं विपिन? अब भी तुम्हें पैसों की खनक सुनाई दे रही है? देख लो, तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो रही है, माँ तुमसे मुंह मोड़ रही है, और मैं तो अब तुम्हें पति कहना भी शर्म समझती हूँ। विपिन चुप रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। लक्ष्मी ने भी ठंडी आवाज़ में कहा, पापा, मैंने ठान लिया है, मैं पढ़ूंगी, नौकरी करूंगी और खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, न आपके पैसे, न आपके सपने। ये सुनकर विपिन के दिल पर जैसे किसी ने चोट की। उसने हाथ बढ़ाकर बेटी का चेहरा छूना चाहा, लेकिन लक्ष्मी पीछे हट गई। उसके दिल में कसक उठी, मेरी ही बेटी अब मुझसे नफरत करती है। रात को अकेले बैठे हुए उसने गुल्लक उठाई और उसमें बचे कुछ सिक्कों को घूरता रहा। उसे लगा जैसे हर सिक्का उसका मजाक उड़ा रहा हो। अब भी हमें भगवान समझोगे? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसकी जिद अब भी पूरी तरह टूटी नहीं थी। उसने खुद से कहा, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैं फिर से पैसा जोड़ूंगा और एक दिन सबको साबित कर दूंगा कि मैं सही था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी महसूस हो रहा था कि अब वह अकेला पड़ गया है। उसके सपनों के साथ ना तो उसकी पत्नी है, ना बेटी, ना माँ, बस बची है उसकी जिद और खाली गुल्लक की खनक। सुबह की हल्की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी, लेकिन विपिन के लिए वो रोशनी भी बोझ लग रही थी। पिछले कई दिनों से उसके मन में डर और बेचैनी का तूफान चल रहा था। वह रोज़ दफ्तर जाता, मगर सहकर्मियों की नज़रें उसे चीरती हुई लगती। यही है वो आदमी जो ठगे जाने के बाद भी अब भी खुद को समझदार मानता है। एक दिन अचानक डाकिया घर पर आया। उसने रजिस्ट्री थमाई। विपिन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर नोटिस था, आपके खातों में गड़बड़ी और इस संदेहास्पद लेन देन की पुष्टि होने पर आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आगे की जांच पूरी होने तक आपकी सेवा निलंबित रहेगी। विपिन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाकर कुर्सी पर गिर पड़ा। सुनीता दौड़ी आई और बोली, क्या हुआ? विपिन ने फटे कागज को उसकी ओर बढ़ा दिया। सुनीता ने पढ़ते ही माथे पर हाथ रख लिया। हे भगवान, ये तो नौकरी भी चली गई। दादी ने ताने से कहा था ना बेटा, बेईमानी और लालच एक दिन तुझे डुबो देंगे। अब देख, न पैसा बचा न नौकरी। लक्ष्मी भी कमरे से आ गई।
उसने कांपते स्वर में कहा, पापा आपने मेरा नाम, मेरा भविष्य सब बर्बाद कर दिया। विपिन के लिए ये शब्द तीर से भी ज्यादा गहरे चुभ गए। उसने बेटी की ओर देखा, लेकिन उसकी नज़र में अब केवल नफरत और दूरी थी। पूरा मोहल्ला अब हंसी का अड्डा बन चुका था। लोग घर के सामने खड़े होकर कहते, देखो देखो, यही है वो विपिन बाबू जो करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे, अब नौकरी से भी निकाल दिए गए। कोई जोड़ता, भगवान ने जो किया सही किया, इतना कंजूस और लालची आदमी यही सजा डिजर्व करता है। उस रात घर का आंगन और भी सुनसान था। विपिन एक कोने में बैठा रो रहा था। उसके सामने नोटिस पड़ा था, बगल में टूटी हुई गुल्लक और उसमें पड़े कुछ बचे खुचे सिक्के। सुनीता ने पहली बार ठंडी आवाज में कहा, विपिन अब हमें तय करना होगा, या तो तुम ये लालच छोड़कर इंसान बनोगे या फिर हम सब तुम्हें छोड़ देंगे। अब और बर्बादी नहीं सहेंगे। दादी ने भी सिर हिलाकर कहा, बेटा भगवान ने तुझे अब आखिरी मौका दिया है, संभल जा वरना तेरे हाथ से सब छिन जाएगा। लेकिन विपिन अब भी दीवार को घूरते हुए बुदबुदा रहा था, मैंने सब खो दिया। सब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू पछतावे के थे या फिर टूटे हुए सपनों के, कोई नहीं जानता था। विपिन के निलंबन की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। अब तो गली में निकलना भी उसके लिए अपमान से कम नहीं था। बच्चों से देखकर ठग बाबू चिल्लाते और औरतें कहती, ये वही आदमी है जिसने अपनी बेटी के बाल तक बेच दिए। घर के भीतर का माहौल और भी ठंडा पड़ गया था। सुनीता अब उससे सीधी बात तक नहीं करती थी। लक्ष्मी भी उसके सामने किताब लेकर बैठती, लेकिन नजरें नहीं मिलाती। दादी तो बस भगवान का नाम लेकर चुप रहती। विपिन अकेले कोने में बैठा रहता, कभी खाली गुल्लक घूरता, कभी नोटिस को। उसे लगता जैसे घर की दीवारें भी उससे नफरत कर रही हूँ। वह सोचता, इतना बचाया, इतना जोड़ा और आखिर में सब कुछ चला गया, क्यों? रात को उसने सुनीता से कहा, सुनीता मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलतियाँ की, लेकिन अब मुझे दोबारा मौका दो, मैं फिर से पैसे जोड़ूंगा। लेकिन इस बार सुनीता ने बीच में ही काट दिया, बस विपिन अब और मत कहो। तुम्हारे पैसों ने मुझे बीवी से नौकरानी बना दिया, बेटी को हंसी का पात्र बना दिया, माँ को धक्के खाने पर मजबूर कर दिया। अब अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पैसे का नाम ही मत लो। हमें घर चाहिए, सुकून चाहिए, इज्जत चाहिए, रुपयों की गुल्लक नहीं। विपिन चुप हो गया, उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन सुबह लक्ष्मी ने किताबें उठाईं और दरवाजे पर खड़ी होकर कहा, मम्मी मैं अब स्कूल में किसी से डरूंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी और एक दिन सबको दिखाऊंगी कि औरत सिर्फ मजाक का सामान नहीं, सम्मान की हकदार होती है। सुनीता ने उसे गले से लगाया, उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तू ही इस घर की असली लक्ष्मी है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। विपिन दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था, उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, लक्ष्मी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी। लक्ष्मी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, पापा अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूं तो पहले इंसान बनिए। मुझे अब आपके पैसों की नहीं, आपके प्यार की ज़रूरत है। ये सुनकर विपिन का दिल कांप उठा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका असली दिवालियापन रुपयों का नहीं, रिश्तों का है। कई दिन बीते, विपिन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह मंदिर जाने लगा, मोहल्ले के लोगों से माफ़ी मांगने लगा। धीरे धीरे उसने अपने घर की टूटी हुई दीवारों को प्यार से जोड़ना शुरू कर दिया। उसने माँ को नया चश्मा दिलाया, सुनीता को तीज पर नई साड़ी और सिंदूर ला कर दिया और लक्ष्मी के लिए नया बैग और किताबें। ये सब करते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। आज पहली बार लग रहा है कि पैसा नहीं बल्कि अपना परिवार जोड़ रहा हूँ। मोहल्ले के लोग धीरे धीरे उसका बदला रूप देखकर हैरान होने लगे। कोई कहता शायद इसे भगवान की मान ने सुधार दिया, कोई कहता देर से ही सही लेकिन अब इंसान बन गया। लक्ष्मी ने एक दिन स्कूल से आकर पापा के गले लगते हुए कहा, पापा आज सब बच्चों ने कहा कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी किताबें और नया बैग दिलवाया। विपिन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बेटी को सीने से लगा कर कहा, बेटी आज मुझे समझ आया कि असली करोड़पति वही है जिसके पास अपनों का प्यार हो, रुपयों से बड़ी दौलत और कोई नहीं। आंगन में दिए जल रहे थे। दादी माला फेरते हुए मुस्कुरा रही थी। सुनीता थाली में पूजा का दीपक लिए खड़ी थी। लक्ष्मी किताब हाथ में लेकर खिलखिला रही थी और विपिन वह पहली बार लंबे समय बाद चैन की सांस ले रहा था। उसने चुपचाप आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, हे भगवान शुक्र है कि आपने मुझे समय रहते संभाल लिया। अब ये ज़िंदगी सिर्फ रिश्तों के लिए है, पैसों की गुल्लक के लिए नहीं। घर की दीवारों पर अब तानों की गूंज नहीं, हंसी और सुकून की आवाज़ थी। और यही था उस कंजूस बेटे और लाचार माँ की कहानी का अंत, जहाँ लालच की हार हुई और रिश्तों की जीत। दोस्तों, इस कहानी का सबसे दर्दनाक क्षण तब आया जब एक माँ ने अपने ही बेटे के लिए कहा, मुझे शर्म आती है, मैं ऐसे बेटे की माँ हूँ। सोचिए, जब माँ जैसी महान हस्ती को अपने ही बेटे से लज्जा महसूस हो तो उस बेटे से बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रुपयों का लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह माँ के आंसू, बीबी का दर्द और बेटी की मासूमियत सब भूल जाता है। लेकिन याद रखिए,
पैसा सिर्फ साधन है, असली अमीरी रिश्तों का सम्मान और अपनेपन की ही दौलत है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।